हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार खड़ी बोली में नाटक, निबंध और उपन्यासों का रचना आरंभ हुई और किस तरह से भारतीय हिंदू मंडल तथा उनसे पहले के कवियों ने उनमें रचनाएं की। किस तरह से कविता जो कि ब्रज भाषा में लिखी आ रही थी उसको और पद्य के निर्माण के लिए खड़ी बोली का इस्तेमाल होना प्रारंभ हुआ। किस तरह से पत्र पत्रिकाओं और अन्य प्रेस के माध्यम से खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। किस तरह से खड़ी बोली मानक हिंदी के रूप में परिवर्तित होने के लिए अग्रसर हुई तथा हिंदी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अपने परिनिष्ठ रूप तक पहुंची। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह दक्कनी हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं क्या क्या है तथा वह हिंदी के कितने समीप है और खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषता क्या क्या है। दक्कनी हिंदी की व्याकरणिक विशेषता। खड़ी बोली के स्वर और व्यंजन दक्कनी हिंदी में भी मिलते हैं, जहाँ ग तथा फ जैसी ध्वनियां अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती है। पर जब हम इन ध्वनियों को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ग के नीचे बिंदी का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से फ के नीचे भी, जिन्हें हम नुक्ता कहते हैं, जो कि फारसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि दक्कनी हिंदी मूलतः वह वह खड़ी बोली या खड़ी बोली का वह स्वरूप थी जिसमें उर्दू भाषा के ये अरबी फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग होता था। यही कारण हो सकता है कि इसमें ग और फ जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक होता हो, जिसके कारण यह फारसी भाषा की शब्दावली के निकट नजदीक आती है। जब हम महाप्राण ध्वनियों की बात करते हैं तो इस भाषा में भी महाप्राण का अल्पप्राण और अल्पप्राण का महाप्राणीकरण होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मंदिर का मंदिर में परिवर्तित होना, जैसे मुझे का मुझे में परिवर्तित होना, जय जय में बदल जाता है। इसी तरीके से जब हम अल्प प्राण का महाप्राणीकरण देखते हैं तो हम पता चलता है, जैसे पहचान का पहचान में परिवर्तित होना, है और छह में परिवर्तित हो जाते हैं। पलक का फलक फलक पलक में परिवर्तित होना, कै ख में बदल जाता है। इसी तरह से यहाँ हमें डे के प्रयोग अधिक दिखाई देते हैं बजाय डे के, जो कि आम मानक हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे जड़ा की जगह जड़ा जो ड़ के नीचे बिंदी प्रयोग की गई है वह इस रूप में हट जाती है। जब हम अन्य वर्णों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ल न में, कै च में और बै ल बै में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से न ल में, च कै में और बै ल में परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। इससे हम पता चलता है, जैसे मतलब का मैं तय बल हो जाता है, बै की जगह ल और बै की जगह ल और ल की जगह बै में परिवर्तित हो रहा है। जैसे ची का कीच, च की जगह कै और कै की जगह च का आना। इस तरह के वर्ण परिवर्तित हमें देखने के लिए मिलते हैं। सघोष और अघोष में भी दक्कनी हिंदी में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, जो मैं बे के स्थान पर मैं का प्रयोग होते हुए देखते हैं। संभवतः यह प्रवृत्ति हमें अपभ्रंश में भी देखने के लिए मिलती है, जो 1000 शताब्दी के आसपास की रचनाओं को जब हम देखते हैं तब हम पता चलता है वहां पर न, आधा न और दे का प्रयोग अधिक प्रयोग होता था, जो कि दक्कनी हिंदी में न दे तथा न और दह को न में प्रयोग किया जाता है। जैसे चांदनी का चांदनी, न और द न में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से दीर्घ स्वर को हाश्वीकरण हो जाता है, जैसे मकान की जगह मकान, आ परिवर्तित हो जाता है। इसमें ऐसे ही सफाई की जगह सफाई। इस तरह के परिवर्तन हमें दक्कनी हिंदी में देखने के लिए मिलते हैं। जब हम वचनों की बात करते हैं तो एक वचन और बहुवचन के निर्माण करने के लिए प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अन, ए, आ जैसे प्रत्यय महत्वपूर्ण है, प्रयोग होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सिख की जगह शिखा, राज की जगह राजे, गिन की जगह गिनना। यहाँ ए, अन और आ का प्रयोग के कारण एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। जब कर्ता में प्रसर्गों की बात करते हैं तो कर्ता के लिए न और ने, कर्म के लिए कु का कु, को, करण के लिए शो शोती, ते थे, संपादान के लिए तई वात्स्य खातिर, अपादान के लिए ते सु, संबंध के लिए का के,
केर। अधिकरण के लिए पे, पो, में, माजा और संबंध के लिए भई, अरे, ए, भाई, अबे जैसे प्रयोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम में उत्तम पुरुष में मेरे को, हमने, मुझे, मुझे जैसे प्रयोग मिलते हैं। मध्य पुरुष में तुझ, तुम्हें, अपाहिज। अन्य पुरुष में उन, उन्हें और अन्य सर्वनाम में जीता, जीती, उता, उती जैसे प्रयोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम विशेषण व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से संख्यावाचक और स्त्री लिंग विशेषण हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ 19 19 उ वे में परिवर्तित हो जाता है और 6 6 में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह के परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। स्त्रीलिंग की विशेषता यह है कि हाँ, विशेषण के अनुसार पूर्णतः विकारी हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दक्कनी हिंदी उर्दू और अरबी फारसी के अधिक निकट थी तथा मुसलमानों द्वारा प्रयोग की गई या उस समय में इस्तेमाल में हुई और सूफी संत कवियों द्वारा अत्यधिक प्रयोग होने के कारण इस भाषा में इस तरह की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है, जिससे हमें पता चलता है उर्दू फारसी और अरबी के शब्दों की या उनके व्याकरण के अधिक निकट है। क्रिया विशेषण, जब हम क्रिया की बात करते हैं वर्तमान में अहो, है, हे, हु, हेगा जैसे भूतकाल में कहू, कहुआ, बोलिया, था, थया जैसे शब्द और भविष्य के लिए होगा, होगे, होगी, चलसी। जब हम भूतकाल की क्रियाओं की बात करते हैं तो यकर प्रत्यय का प्रयोग करके काफी मात्राएं बदल ली जाती है, जैसे रोक कर, रोया कर, आकर, आया कर जैसे शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषता है, जब हम खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि खड़ी बोली की प्रधानता प्रवृत्ति है कि इसमें आकारांत शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। जैसे हम ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों का प्रयोग होता है। आकारांत शब्द वह होते हैं जिनके अंत में आ आता है, ओकारांत शब्द वह होंगे जिनके अंत में आ आएगा, वो ही खड़ी बोली में अकारांत उच्चारित होते हैं, जैसे आया, खाया, गया, छोटा, मोटा, खड़ा, पड़ा, लड़ा, मरा आदि। इसी तरह से जब हम खड़ी बोली के व्यंजन द्वितीय की बात करते हैं तो इसकी यह प्रमुखता है कि एक ही शब्द दो शब्दों में परिवर्तित हो जाता है या फिर द्विकरण हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे लोटा का लोटा, टे ट, डे डे, पे पे, बे टे ठे, ऊपर का ऊपर, बेटा बेटा जैसे द्वि एक शब्द दो शब्दों में परिवर्तित हो जाता है कि प्रवृत्ति हमें खड़ी बोली में देखने के लिए मिलती है। जब हम खड़ी बोली की ध्वनि प्रयोग की बात करते हैं तो दृष्टि से एक विशेषता यह पाई जाती है, इसमें नए ध्वनि का परिवर्तन नए में हो जाता है, जैसे जाना का जाना, खाना का खाना, ना, आना का आना, पान का प्राण, लाला का लाना। यही जब हम अभ्रंश को देखते हैं तो अभ्रंश में हमें नए की प्रवृत्ति अधिक देखने के लिए मिलती है नए के स्थान पर, जो कि संस्कृत में नए और नए दोनों के ही प्रयोग पूर्ण रूप से हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम खड़ी बोली के कुछ शब्द विशेष प्रकार के हैं, जैसे शब्रू का उद्घटन होता है, जैसे दूध, धूप का दूध, अब का इब, घना का घना, कभी का कदी, स्टेशन स्टेशन का टेशन, यहाँ ध में, ब, ए, ई में, न में, भी, दी में, स्टेशन में, श लुप्त होकर टेशन शब्द बचा है। इस प्रकार के शब्द हमें खड़ी बोली में देखने के लिए मिलते हैं। जब हम खड़ी बोली में ए के उच्चारण में ए तथा और के उच्चारण में ओ के रूप मिलते हैं, जैसे पैर, पेर, बैट, बेट, कोआ, कौआ, बेर, बेर, दोर, दोरा, दोरा, गोणा, गोण, गोणा जैसे शब्दों के प्रयोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम खड़ी बोली के सर्वनामों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ मुझ के स्थान पर मुझ, तुम्हारा के स्थान पर धारा, उसका का विष्का, हमारा का म्हारा, तुमने का तने, कौन का कौन, यहाँ जय, 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 जय में, तुम्हारा धारा में, उसका विष्का में, ऊ वी में, हमारा म्हारा में, है और में स्थान परिवर्तित या फिर है मैं में और मैं है में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। ऋणय में परिवर्तित हो जाते हैं। और अवयव की बात करते हैं तो यहाँ खड़ी बोली में कब का कद, अब का इब, इधर का इधर, जब का जद, और का और किधर का किधर हो जाता है, जहाँ पे, दे में,
ए ई में, ध दे में, और बे दे में, हो और होर में, है में, और किधर का ध दे में परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। पूर्वकालीन क्रियाओं के शब्दों क्रिया बनाने के लिए शब्दों में के प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, जैसे उठकर का उठ के, जिससे यह क्रिया पूर्वकालीन रूप में परिवर्तित हो जाती है, जैसे लाकर का लाके, जाकर का जाके, पाकर का पाके, खाकर खाके, सुनकर सुन के, पीकर पी के, जैसे सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। भूतकालीन कृदंतों में का निर्माण आ अथवा या जोड़कर किया जाता है, जैसे सुना सुनाया, कहा कहाया, जैसी क्रियाएं। खड़ी बोली में कुछ संख्यावाचक विशेषण भी मिलते हैं, जैसे 11 का 11, 19 का 19, 21 का 21, 51 का 51, लाख का लाख, 16 का 16, 49 का 49, 51 का 51, और 98 का 98, लाख जैसे शब्द देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ ई कै में 98 98 नए में परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। जब 51 की बात करते हैं तो यहाँ 51 ई विलुप्त होकर सिर्फ 51 जैसे शब्दों का प्रयोग देखने के लिए हमें संख्यावाचक विशेषण में मिलता है। जब खड़ी बोली में कहीं कहीं पर ई ध्वनि लुप्त हो जाती है, जैसे इकट्ठे खट्टे, मंदिर मंदिर। खड़ी बोली में कारक चिन्हों के में जब हम कर्ता का प्रयोग की बात करते हैं तो कर्ता में ने, कर्म में कु, करण और अपादान में से, और संबंध के लिए के खातिर, के लाने, के लायो, अधिकरण में के ऊपर, के भीतर, जैसे शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। स्त्रीलिंग बनाने के लिए खड़ी बोली में प्राय दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है, जैसे नी और अन, जैसे जाट जाटनी, माली मालन। रे और नी शब्द के प्रयोग यहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं। हिंदी की बोली में खड़ी बोली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। आजकल नगरों में हिंदी बोली बोली जाती है, पर उसका मानक हिंदी नहीं, खड़ी बोली हिंदी कहना चाहिए, खड़ी बोली नहीं, क्योंकि खड़ी बोली तो मेरठ बिजनौर में बोली जाने वाली भाषा थी जो आधुनिक हिंदी से अलग थी। पर 20वीं शताब्दी तक आते आते हम खड़ी बोली को मानक हिंदी में परिवर्तित होते हुए देखते हैं, और हमें पता चलता है कि किस तरह से 20वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी ने अपना प्राणिष्ट रूप धारण कर लिया था। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने के लिए पता चलता है कि किस तरह से खड़ी बोली से निर्मित हुई दक्कनी हिंदी में भी कुछ समानताएं खड़ी बोली की तरह ही हैं, तथा बहुत अधिक अरबी फारसी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग या उनके व्याकरण के निकट हमें वह दक्कनी हिंदी की व्याकरण नजर आती है। इसके साथ साथ यहाँ हमने देखा कि किस तरह से खड़ी बोली मानक हिंदी के निकट है और उसकी व्याकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।